अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया हुआ था। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑक्टेन नंबर एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। ऑक्टेन नंबर क्या है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो हेडिंग आएगी हमारे पास ऑक्टेन नंबर। ये ऑक्टेन नंबर क्या होता है कि जो पेट्रोल है या डीजल है उसकी क्वालिटी को मालूम करने का एक तरीकाकार है। कितना अच्छा पेट्रोल या डीजल है या कोई भी फ्यूल है उसके ऑक्टेन नंबर से मालूम किया जाता है। जितना ज़्यादा हाई ऑक्टेन नंबर होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का वो पेट्रोल या डीजल होगा। सही है। तो ये हमारे पास एक ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन number is used to determine the quality of फ्यूल की क्वालिटी को मालूम करने का एक तरीकाकार है। पहले नंबर पे हायर द ऑक्टेन नंबर, हायर द ऑक्टेन नंबर, जितना ऑक्टेन नंबर हायर होगा हाई द क्वालिटी ऑफ फ्यूल, हाई द क्वालिटी ऑफ फ्यूल या फिर गैसोलीन की या फिर फ्यूल की क्वालिटी उतनी ज्यादा हाई होगी जितना ऑक्टेन नंबर हाई होता है। ये सिंपल सी बात याद रखिए। अब इसमें जो नेक्स्ट एक इसके आगे छोटी सी बात एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका बिल्कुल उलट भी है। मतलब ऑक्टेन नंबर जितना कम होगा उतना फ्यूल की क्वालिटी कम होगी। अब ऑक्टेन नंबर को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट यही है, हाउ इट कैन बी इंप्रूव्ड। इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑक्टेन नंबर, हम ऑक्टेन नंबर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दो तरीकाकार है जिसको यूज करके ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव किया जा सकता है। एक तरीकाकार है हमारे पास रिफॉर्मिंग के जरिए से ऑक्टेन नंबर कैन बी इंप्रूव्ड बाय ऑक्टेन नंबर इज इंप्रूव्ड बाय रिफॉर्मिंग। ऑक्टेन नंबर को रिफॉर्मिंग के जरिए से इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है। अब रिफॉर्मिंग क्या होती है, हमारे पास अगर कोई स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, मसलन ये हमारे पास गैसोलीन है, इसमें सारे के सारे कार्बन एटम एक लाइन में लगे हुए हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, 8 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को आपने ब्रांच में चेंज कर देना है। किस तरह, जरा गौर कीजिएगा। CH ये 5 कार्बन एक लाइन में लगे रहते हैं, सही है। और यहां पे हमारे पास यहां पे CH3 लग जाता है, मतलब स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को रिफॉर्मिंग कहते हैं, सही है। इस प्रोसेस को क्या नाम दे रहे थे, अगर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दें, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफॉर्मिंग। कि पहला तरीकाकार यह है कि आप स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दो, आपका ऑक्टेन नंबर हाई हो जाएगा। चलिए आप ये नहीं करना चाहते, एक और भी तरीकाकार है ऑक्टेन नंबर को हाई करने का, बाय एडिंग, हम पेट्रोल के अंदर ऐड कर रहे हैं बाय एडिंग TeL एंड TML। ये TeL क्या है और TML क्या है। TeL से मुराद है टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, और TML से मुराद है टेट्रा मिथाइल लेड, टेट्रा मिथाइल लेड। ये हमारे पास TeL एंड TML। अगर इन दोनों के स्ट्रक्चर देखी जाए तो कुछ इस तरह की टेट्रा इथाइल लेड, इसमें लेड दरमियान में होता है, इसमें 4 इथाइलिन C2H5 लगे होते हैं,
ये एक लग गया C2H5, C2H5, C2H5 एंड देन C2H5। ये है टेट्रा इथाइल लेड। और टेट्रा मिथाइल लेड इस तरह का होगा, PbCH3, ये टेट्रा मिथाइल, क्योंकि CH3 मिथाइल ग्रुप है, टेट्रा का मतलब है चार मिथाइल ग्रुप लगे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ टेट्रा मिथाइल लेड। और ये दोनों की दोनों चीजें एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। एंटी नॉकिंग मतलब जो बाइक के अंदर आवाज पैदा हो रही होती है ना, शार्प मेटालिक साउंड, उसको हम कम करने के लिए भी इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन ये दो तरीकाकार है। अब अगर इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शॉर्ट क्वेश्चन और पूछा तो ये पूछेगा व्हाई TEL एंड TML इज नॉट प्रीफर्ड एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाई, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई TEL टेट्राइथाइलेट एंड TML इज नॉट प्रीफर्ड, इसको हम प्रीफर नहीं करते एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट। इसकी रीजन क्या है? जब ये पेट्रोल के अंदर लेड जलती है ना तो ये हवा में चली जाती है, लेड ऑक्साइड बन के, और जब ये हवा में जाती है तो ये सांस के जरिए से इंसान के जिस्म में जाएगी और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन रही होती है। ये कार्सिनोजेंस है, सही है। तो और बर्निंग ऑन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑन बर्निंग ऑफ फ्यूल कंटेनिंग, ऐसा फ्यूल जिसके अंदर ये वाली चीज मौजूद हो, कंटेनिंग लेड इन द फॉर्म ऑफ टेट्राइथाइल लेड एंड TML प्रोड्यूस, ये पैदा कर देते हैं लेड ऑक्साइड विच, जो क्या करते हैं, विच इज हैजर्ड्स लिख सकते हैं, या फिर इसके लिए एक और भी वर्ड है हार्मफुल। ये भी दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, खतरनाक, हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, ये इंसान के लिए खतरनाक है। लीजिए ये वाला भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें, तो इसको भी देख लीजिएगा। लीजिए था जी हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद 8, डिफाइन रिफाइनिंग एंड एक्सप्लेन एनी टू फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग क्या होती है? ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 8। सबसे पहले रिफाइनिंग ऐसा तरीकाकार है जब हम जमीन से तेल को निकालते हैं, वो साफ नहीं होता। उसकी अगर आप कंपोजिशन देखी जाए तो जो काला मिट्टी का तेल जो होता है ना, सेम इस तरह की होती है। लेकिन आपने उसमें से मिट्टी का तेल निकालना है, उसमें से पेट्रोल निकालना है, डीजल निकालना है, मुख्तलिफ चीज़ें निकालनी है। तो उसको साफ करने का जो तरीकाकार है, उसके मुख्तलिफ फ्रैक्शंस को अलग अलग करने का तरीकाकार जो है वो रिफाइनिंग है। वो क्या हमारे पास है? रिफाइनिंग है। जो जमीन से हम पेट्रोलियम, देखिए याद रखिए, एक वर्ड पेट्रोलियम है, एक वर्ड पेट्रोल है, दोनों में फर्क है। पेट्रोलियम जो जमीन से निकलता है तेल, जिसको खाम तेल भी कहते हैं, क्रूड ऑयल भी कहते हैं, उस क्रूड ऑयल को हम पेट्रोलियम का नाम दे रहे होते हैं। जबकि जो पेट्रोल है, जब क्रूड ऑयल को साफ किया जाता है उसमें से एक चीज क्रूड ऑयल निकलता है। तो रिफाइनिंग की अगर तारीफ करें तो यह है जी सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ petroleum on the basis of boiling point in fractionating tower। एक फ्रैक्शनेटिंग टॉवर क्या होता है? जहां पे हम इसको साफ कर रहे हैं तो उसको फ्रैक्शनेटिंग टॉवर इज कॉल्ड, इसको हम नाम दे रहे थे रिफाइनिंग का। और वहां पे रिफाइनिंग करते वक्त हम 400 डिग्री सेल्सियस पे क्रूड ऑयल को गर्म करते हैं। अब हमने नेक्स्ट जो इसका हिस्सा है, तो पाकिस्तान में रिफाइनरी की बात की जाए तो एक अटक रिफाइनरी है, एक पाक अरब रिफाइनरी है। पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं, सही है, रिफाइनरीज इन पाकिस्तान में 2 रिफाइनरीज हैं जिनका खुसूसन जिक्र किया जाता है। एक है अटक रिफाइनरी और एक है हमारे पास पाक अरब रिफाइनरी, ठीक है। ले जी
अब इसकी फ्रैक्शंस की बात की जाए तो दो फ्रैक्शंस को हमने एक्सप्लेन करना है, कोई से भी दो फ्रैक्शंस। जब हम पेट्रोल को साफ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन, कैरोसिन, सही है, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल और लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सारी की सारी चीज़ें हासिल हो रही होती हैं। आप इनमें से किसी दो को पकड़ो, उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम, बॉइलिंग पॉइंट और कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट्स जो है ये आपके डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट है। मतलब आपने मैट्रिक में पढ़ के आते हैं वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट की रेंजेस दी गई हैं वो यहाँ पे आपको थोड़ी डिफरेंट मिलेंगी, कार्बन की रेंजेस डिफरेंट मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें एक ऑथेंटिक बात नहीं होती कि ये जो यहाँ बातें लिखी हुई है ये 100% है कि हमें माननी पड़ेंगी इस लिहाज से, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे दो की बात करूँगा, पहले नंबर पे मैं गैसोलीन की बात करूँगा, सही। गैसोलीन में कार्बन एटम होते हैं, कार्बन एटम की बात करूँ तो हमारे पास इसमें होते हैं कार्बन 6 से 8 तक, कार्बन 6 से कार्बन 8। बस कार्बन याद रखो, हाइड्रोजन आप खुद लगा लोगे। हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं, 6 का डबल करो 12 और 2 ऐड कर दो, डबल करके 2 ऐड कर देना, 6 2 बार 12 13 14 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे 8 2 बार 16 17 और 18 हाइड्रोजन हो गए, सही है। ये कार्बन की तादाद आ गई। इसके बाद टेम्परेचर, इसकी रेंज क्या है, अगर मैं टेम्परेचर की रेंज की बात करूं तो ये 40 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बॉइलिंग रेंज है। इसको यूज कहां पे करते हैं, यूज एज अ फ्यूल, यूज एज अ फ्यूल, हम इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। गैसोलीन की बात होगी। इसके बाद मैं सेकंड नंबर पे बात करूंगा कैरोसिन की, और गैसोलीन को हम आम जुबान में पेट्रोल कहते हैं और कैरोसिन को हम आम जुबान में मिट्टी का तेल कहते हैं। ठीक है, सेम बातें करनी है। सबसे पहले कार्बन की तादाद की बात कर लेते हैं। तो यहां पे कार्बन की तादाद हमारे पास होती है 8 से 14, कार्बन 8 से कार्बन 14। हाइड्रोजन आप खुद लगाओगे, 8 2 बार 16 17 और 18, कार्बन 14 14 2 बार 28 29 और 30। ले जी, टेम्परेचर रेंज की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर रेंज यहां पे होती है 175 डिग्री सेल्सियस टू 325 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये टेम्परेचर रेंज है। और लास्ट में हम मिट्टी के तेल को कहां पे यूज करते हैं, यूज एज अ फ्यूल। इसको भी हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, यूज एज अ जेट फ्यूल या हैवी फ्यूल इस तरह कह देते हैं, सही है। इसको जेट फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ले जी, हमारे पास दो फ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया, कोई में कार्बन की परसेंटेज कितनी है, टेम्परेचर कितना है और उसका इस्तेमाल कहां पे हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ले जी हमारे पास 8वां शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। 9वां शॉर्ट क्वेश्चन, ब्यूटाइन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बट टू ब्यूटाइन डज शो, व्हाई। तो इसको मैं स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं। ये नीचे वाले जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये आइसोमरिज्म के रिलेटेड है। और आइसोमरिज्म आपको पता है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन में दे देता हूं ताकि हमारे पास ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, आइसोमरिज्म क्या होता है, सबसे पहले एक आइसोमरिज्म की भी डेफिनेशन कर लीजिएगा। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या जी, कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स हैविंग जो रखें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ हो, इसको आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। अच्छा, आइसोमरिज्म में नेक्स्ट बात की जाए तो इसकी टाइप्स कितनी है। देखो, इसकी टाइप्स हमारे पास बेसिकली दो है। एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के आगे 5 टाइप्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की आगे 5 टाइप्स हैं, चेक कीजिएगा जरा। एक हमारे पास पोजीशन या पहली चेन आइसोमरिज्म है, चेन आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म। सेकंड है पोजीशन आइसोमरिज्म। थर्ड है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। मेटामरिज्म, मेटामरिज्म।
और टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का अदर नेम जो है वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ले लीजिए, पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, फिर हम अगली बात पे जाएंगे कि हमारे पास आइसोमरिज्म ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। इसमें जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाता है जिसके रिलेटेड आते हैं, एक तो मेटामरिज्म की क्वेश्चन डेफिनेशन पूछी जाती है, एक टोटोमरिज्म की क्वेश्चन पूछी जाती है, सिस ट्रांस की डेफिनेशन पूछी जाती है, और इसमें से ना सिस ट्रांस आइसोमरिज्म में से 2-3 कॉन्सेप्टिव शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले नंबर पे आ रहा है, हम यहाँ पे पहले नंबर पे 8 करेंगे, फिर हम पीछे वालों पे जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम 8 स्टार्ट करने लगे। इसमें 3 डेफिनेशन पूछी हुई है, पोजीशन आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म और टोटोमरिज्म। सबसे पहले हमारे पास पोजीशन आइसोमरिज्म। देखिए, जितनी भी डेफिनेशन होंगी स्टार्टिंग सेम है। ये क्योंकि टाइप है किसकी आइसोमरिज्म की, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप है पोजीशन आइसोमरिज्म, तो हम स्टार्टिंग सेम करेंगे। क्या? कि द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है। सही है? क्या होगा हमारे पास? द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म which have same molecular formula but different, लेकिन मुख्तलिफ होगी, different position of functional group। functional group की different position होगी, functional group। ले लीजिए, इसका मतलब क्या है जरा गौर कीजिएगा। मेरे पास एग्जांपल है ये वाली CH3 CH CH2, यहां पे OH लगा हुआ है, और आपको पता है जो OH है ये हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप है। एक और इसी तरह का मैं एक और बना लगाऊं, CH3 CH2 CH2, और यहां पे OH लगा दिया। अब देखो यहां पे दूसरे नंबर पे लगा हुआ है OH और यहां पे पहले नंबर पे लग गया, बस फंक्शनल ग्रुप सेम है, OH पोजीशन चेंज हो गई है। सही है? अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो। 3 कार्बन है, C3 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 6 और एक 7, 3 3 6 और एक 7, 7 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। इसमें चेक करो, 1 2 3 कार्बन, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 और एक 8। यहां पे 3 आना था बेसिकली, यहां पे 8 आएगा। ठीक है? तो C3H8O, और यहां पे भी C3H8 और O आएगा। तो मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये C3H8O बन रहा है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट बन रही है। इसको कहते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो। नेक्स्ट है हमारे पास जो डेफिनेशन करनी है वो है मेटामरिज्म की। नेक्स्ट क्या है? मेटामरिज्म। इसकी स्टार्टिंग सेम, द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट। The type of isomerism which have same molecular formula, यहां तक सेम करो, but have unequal distribution of carbon atom on either side of functional group। मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी कार्बन एटम की फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ। लेट्स सी, सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक मेरे पास ये वाला है, हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है बीच में, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है ईथर। ले लीजिए, अब यहां देखो इस ईथर, ये जो फंक्शन ग्रुप है जो दरमियान में लगा हुआ है, ये वाला इसको प्रोमिनेंट कर देता हूं। ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है इसके दोनों साइडों पे 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है। लेकिन अगर मैं इसी तरह का एक और फार्मूला बनाऊं, इसमें थोड़ा सा काम चेंज होगा, CH3 CH2 CH2, और यहां पे दोबारा फंक्शन ग्रुप आ गया।
ओ, ठीक है, और इस साइड फिर दोबारा CH3 आ गया। अब देखो ये फंक्शन ग्रुप है, इसके इस साइड में 3 कार्बन है, इस साइड में 1 कार्बन है, ठीक है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पहले फंक्शन ग्रुप दोनों साइड में 2-2 कार्बन थे, अब इसी फंक्शन ग्रुप के एक साइड में 3 कार्बन आ रहे हैं जबकि एक साइड में 1 आ रहा है। इसी को कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शन ग्रुप। जो फंक्शन ग्रुप है उसके दोनों साइडों पे कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन या तकसीम मुख्तलिफ हो जाती है, और इसको हम नाम दे रहे थे मेटामरिज्म का। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है टोटोमरिज्म। नेक्स्ट क्या है? टोटोमरिज्म। टोटोमरिज्म क्या होती है? द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, डेफिनेशन लिख लेते पहले, बाद में समझाता हूं इसका मतलब क्या है। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म विच अराइज, जो पैदा हो रही होती है, अराइज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन इन आ सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से, प्रोटॉन याद रखिएगा H+ साइन कहते हैं, प्रोटॉन H+ साइन को कह रहे होते हैं, प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से बन रहा है, तो उसको टोटोमरिज्म का नाम दे रहे होते हैं। जरा गौर कीजिएगा टोटोमरिज्म की एग्जांपल, ये है हमारे पास अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर। सी एक साइड में R लगा होता है, एक साइड पे H लगा होता है, एक साइड पे NH2 लगा होता है, और एक साइड पे COOH लगा होता है। अब होता क्या है कि हमारे पास यहां से एक प्रोटॉन निकलता है H+ आयन और यहां पे शिफ्ट हो जाता है, और हमारे पास क्या चीज बन जाती है? HCr नेगेटिव, और यहां पे NH3+। अब ये सवाल आ सकता है कि प्रोटॉन यहां से निकल के यहां पे क्यों? देखो यहां से H निकला H+, यहां पे चार्ज जुड़ा है, इस यहां से निकला यहां पे चार्ज जाएगा नेगेटिव, यहां पे इसके पास क्या है? इसके ऊपर चार्ज जाएगा पॉजिटिव। अब सवाल ये आपसे पूछा जा सकता है कि यहां से क्यों निकला है? यहां से भी तो प्रोटॉन था, यहां से निकल के वहां पे चला जाता है। तो सिंपल सी बात है, आपने ये चीज पढ़ी हुई कि जो एसिड होता है ना, ब्रॉन्सन कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड एक ऐसी चीज होती है जो कि प्रोटॉन दे सकता है। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड ये प्रोटॉन देगा, और जो NH3 है इसके पास एक लोन पेयर होता है, ये प्रोटॉन ले सकता है, ठीक है। इसलिए ये प्रोटॉन दे रहा है और ये ले रहा है। सही, आप ले लीजिए हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 होगा, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये एक या ये पूछेगा, ये पूछेगा, या ये पूछेगा, मतलब ये 3 में से कोई भी एक पूछ सकता है। अब इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ब्यूटाइन, ये दोनों करने से पहले ना मैं आपको पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन बता दूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का रिलेटेड, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब इसकी कंडीशन अलग शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन को होना जरूरी है? 2 कंडीशन को होना जरूरी है। देखो हमारे पास अगर पहले नंबर पे प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है जी? डिफरेंट ग्रुप शुड बी attached to same carbon atom, same carbon atom। लीजिए अलग, write down the conditions of geometrical isomerism। इसका शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आएगा, write down the condition, write down the conditions of geometrical आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कंडीशन लिखो जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपको। ये 2 शॉर्ट कंडीशन है। बस पहले नंबर पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की एग्जांपल। डबल बॉन्ड है, एक कार्बन एटम के साथ जो 2 ग्रुप लगे हो, यहां मैंने CH3 लगा दिया, यहां पे H लगा दिया, यहां मैंने CH3 लगा दिया और यहां पे H लगा दिया। देखो डबल बॉन्ड है कार्बन एटम का, पहली कंडीशन पूरी है। दूसरे के जी एक कार्बन एटम के साथ जो 2 ग्रुप लगे, एक ये लगा एक ये, दोनों मुख्तलिफ होने चाहिए, सेम नहीं लगा सकते। अगर सेम लगाया तो हमारे पास यहां पे कुछ भी पैदा नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि जब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, एक साइड पे आपने सेम रखना है, मैं इस साइड मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, डबल बॉन्ड आ गया। अब ये वाला ग्रुप आ जाएगा नीचे और ये वाला चला जाना ऊपर, तो ये हमारे पास H और यहां पे बन जाएगा CH3।
ये वाली सिस फॉर्म कहलाती है, ये वाली ट्रांस फॉर्म कहलाती है। ठीक है, सिस फॉर्म में सेम ग्रुप सेम साइड पे होता है, देखो CH3 ऊपर है, HH नीचे है, सिस में सेम। और ट्रांस में हमारे पास क्या होता है, ऑपोजिट कहते हैं, सही है, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं, यहाँ पे CH3 ऊपर है, यहाँ पे CH3 नीचे। तो ये था जी हमारे पास पहले नंबर पे कंडीशन। अगर ये समझ आ गई फिर अगली बात करते हैं। अब पहले नंबर पे जी सवाल है जी ब्यूटाइन, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां पे हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 करने लगे हैं। ठीक है, यहां पे ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी, कहता है आपने ये बताना है कि ब्यूटाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, जबकि 2 ब्यूटेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं। ब्यूटाइन की स्ट्रक्चर ये है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये ब्यूटाइन की स्ट्रक्चर है, CH3 और यहां पे CH3, ये है हमारे पास ब्यूटाइन। ठीक है, और जबकि 2 ब्यूटेन की स्ट्रक्चर ये वाली है, ये ऊपर बनाई भी हुई है बेसिकली, CH3 C CH3 H H। इसमें ना आपको पता क्या करना है, सबसे पहले काम करना है जी, आप स्ट्रक्चर बना दो, फिर आपने यहां पर कंडीशन खुद लिखनी है। ये जो ऊपर लिखी हुई है ना कंडीशन, दोनों की दोनों, मतलब ये वाली चीज यहां से यहां तक आप खुद लिखोगे। मैं यहां पे बना देता हूं, ये वाली चीज आप यहां पे खुद लिखोगे। अब देखो जी, 2 कंडीशन थी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसमें तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इसी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। सही है, आपने पहले कंडीशन लिखनी है, फिर लिखना जी ब्यूटाइन डू नॉट हैव डबल बॉन्ड, that's why it does not show geometrical isomerism, but 2 butene does show। और याद रखिए, पहले डायग्राम फिर कंडीशन फिर ये बात करनी है, ये लास्ट में डायग्राम बना दो, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाइए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10। व्हाई इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, अब इसमें ना जरा गौर कीजिएगा, जो डबल बॉन्ड होता है ना, ये रोटेट नहीं करता। देखो सिंगल बॉन्ड सेम इसी तरह है कि एक एटम इस साइड से, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा, सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक एटम इस साइड से एक एटम इस साइड, इससे सिंपली बनता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, और ये आसानी से रोटेट कर सकता है, जिससे मर्जी डायरेक्शन में एटम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड की बात की जाए, डबल बॉन्ड में हमारे पास कुछ ये वाला सिस्टम होता है। ये देखो, ये वाला डबल बॉन्ड बन गया, अब ये रोटेट नहीं कर सकता, कुछ हद तक रोटेट कर रहा है, देखो कुछ हद तक, लेकिन अगर मैं ज्यादा रोटेट करूंगा, या तो ये टूटेगा या ये टूटेगा, एक बॉन्ड टूट जाता है। इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बहुत कम हद तक रोटेशन। सही है, ये जो सिंगल बॉन्ड वाली थी, ये फ्रीली रोटेशन, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और ये फ्रीली रोटेट करता है। सही है, अब इसमें जरा गौर कीजिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है कि यहाँ पे ये वाला ग्रुप उतर के ये शो किया ना, सिस फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है, इस साइड वाली चीजें तो सेम रही हैं, लेकिन इस साइड वाली चीजों में हाइड्रोजन ऊपर गया है, CH3 नीचे है। चेक कर लो, ये हाइड्रोजन ऊपर और CH3 नीचे। अगर सपोज करो ये वाला बेसिकली क्या होता है, बॉन्ड टूट के ये काम होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये फिर नीचे आता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ऊपर जाता है। अगर सपोज करो ये वाला काम होता ही नहीं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है तो वो तो ऑटोमेटिकली रोटेट करके खुद ब खुद ही ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऐसा तो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, इसीलिए हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना जरूरी है। सही है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना जरूरी है। और यहां पे यही बात हम लिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड एंड it is formed by
लाइन वाइज ओवरलैप, ये लाइन वाइज ओवरलैप की वजह से बनता है, एंड इट इज फ्रीली रोटेटेड एंड द पोजीशन ऑफ ग्रुप इन स्पेस, स्पेस के अंदर पोजीशन ग्रुप खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगी, स्पेस इज चेंज्ड इन स्पेस, वाइल इन डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड वन पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, वन पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, प्रेजेंट, एंड इट डज नॉट फ्रीली रोटेटेड एंड हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और इसमें रिस्ट्रिक्टेड थोड़ी हद तक, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है थोड़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, एंड दैट्स वाई ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करने के लिए हमारे पास, क्योंकि हमने ऊपर कंडीशन में लिखा है कि डबल बॉन्ड होना जरूरी है, और यही रीजन है कि ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करने के लिए आपके पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना जरूरी है। सही है, अगर इसके नीचे कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप सिग्मा बॉन्ड के स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड इस तरह लाइन वाइज ओवरलैप की वजह से बन जाता है, ये बिल्कुल ये जो लाइन वाइज ओवरलैप, इसमें ये बॉन्ड इजीली रोटेट, इसके ऊपर इस तरह कर दीजिएगा, ये मतलब इजीली रोटेट कर सकता है। जबकि पाई बॉन्ड की बात की जाए, पाई बॉन्ड पहले ये एक सिग्मा बॉन्ड बना, जबकि पाई बॉन्ड बनता है इस तरह ऊपर नीचे ओवरलैप की वजह से, तो इसको बेशक अंदर वाले को रेज कर दो, ये हमारे पास है पाई बॉन्ड, ये क्या हमारे पास पाई बॉन्ड, मतलब आप इसको पकड़ के रोटेट करोगे ना, ये टूटेगा नहीं, थोड़ी बहुत रोटेशन होगी लेकिन इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास सारे इसमें एक्स्ट्रा जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको बता दिए हैं। सही है, इसमें बाद दफा ना इस शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि आप ये बताएं कि 1 ब्यूटेन शो करती है, इसमें देखो बात किसकी की है, 2 ब्यूटेन की, 2 ब्यूटेन डज नॉट शो, बाद दफा इस तरह आ जाता है, कहता जी आप ये बताएं 1 ब्यूटेन, देखो डबल बॉन्ड 1 ब्यूटेन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बट 2 ब्यूटेन शो, कि 1 ब्यूटेन ही करती है 2 ब्यूटेन करती है। चेक कीजिए 1 ब्यूटेन की स्ट्रक्चर कैसी है, 1 ब्यूटेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होगी, ये है हमारे पास 1 ब्यूटेन, डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3, सॉरी यहां पे हाइड्रोजन आएगा। अब चेक करो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए हमारे पास होगा 1 ब्यूटेन। ये 1 ब्यूटेन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करती, क्यों नहीं करती, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है इसके साथ जो ग्रुप अटैच है दोनों के दोनों सेम है, क्योंकि हमने कंडीशन यहां पे लिख दिया है कि डिफरेंट ग्रुप शुड बी अटैच टू सेम कार्बन एटम, एक कार्बन एटम है ना उसके साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए, इसलिए 1 ब्यूटेन भी, याद रखिए इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है लेकिन ये शो नहीं करती ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेम कार्बन में सेम ग्रुप अटैच है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन चेंज करके 1 ब्यूटेन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बट 2 ब्यूटेन शो, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, इसमें मैक्सिमम काफ़ी सारे ये तो जो लिखे हैं ऊपर ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन इसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं वो भी सारी मैंने बता दी हैं कि इसके साथ कुछ इस तरह का पूछा जा सकता है, इसके साथ कुछ इस तरह का पूछा जा सकता है, उन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।